तो आपका एक बार कल की कोचिंग सेंटर में फिर दोबारा से स्वागत है। आज हम लोग वैद्युत द्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझेंगे। अभी तक हमने पिछली क्लासों में जो डाइपोल है उस डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड समझा है और उसके निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र समझा है कि अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। आज हम अक्ष और निरक्ष को छोड़कर एनी पॉइंट मतलब किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानेंगे कि आप वैद्युत ध्रुव के कहीं भी चले जाइए, किसी भी पॉइंट किसी भी डिस्टेंस पर चले जाइए, उस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसके कारण, तो डाइपोल के कारण, वैद्युत ध्रुव के कारण। जैसा कि मैं हर डेरिवेशन में आपको बताता हूं कि डेरिवेशन एक क्वेश्चन की तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसे पढ़ें, उसके हिसाब से आप क्या बनाएं, सबसे पहले फिगर बनाएं। तो हम लोग इसका फिगर बनाते हैं और फिर इसके डेरिवेशन को करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक आवश्यकता है कि इसकी वैद्युत ध्रुव की, जो आप जानते हैं क्या होता है वैद्युत ध्रुव। तो एक ऐसा सिस्टम जो -q +q आवेशों से मिलकर बना हो, एक -q तो दूसरा +q। जो बीच की डिस्टेंस है वो बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो बीच की डिस्टेंस अल्पतम, उसे हम 2l से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका जो सेंटर है वो सेंटर में O मान के चलता हूँ। अच्छा, अभी मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि एनी पॉइंट, ना तो मैं एक्सिस पे ना इसके निरक्ष पर, अब मैं इसके एनी पॉइंट पर जाना चाह रहा हूँ कि किसी भी कहीं भी कोई भी बिंदु ले लीजिएगा। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लीजिएगा, यहाँ इस जगह, और इस पॉइंट से मैंने इस सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मान ली r है। कितनी है, r। अब आप खुद सोचिएगा, मैंने अभी ये पॉइंट यहाँ लिया है, आप ये यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, मतलब कहीं भी ले सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आप एक फॉर्मूला बना लो, फिर कहीं भी ले लें, फिर उस हिसाब से काम कर लें। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके साथ एंगल बना लेता हूँ थीटा। अब आप कहीं भी ले लीजिएगा, हर ये जो फॉर्मूला बन के आएगा वो हर कंडीशन के लिए अप्रूवल होगा। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट आप यहाँ ले लेंगे तो थीटा का मान बदल जाएगा, यहाँ ले लेंगे तो थीटा का मान अभी मान लो 30 है तो फिर 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इधर नीचे आ जाओगे तो फिर ठीक है वो 180 से अपर चला, मतलब आप कहीं भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो ये थीटा, और ये भी ध्यान रखना है ये जो थीटा है वो थीटा कहाँ से एंगल है, तो ये थीटा जो है जैसे मैंने बताया था कि पी वेक्टर जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है उसकी डायरेक्शन -q से किधर की ओर होती है, प्लस की ओर होती है। -q से किधर होती है, प्लस की ओर होती है। तो आपको अब समझना है कि जो थीटा एंगल लेना है वो किधर से लेना है, तो वो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन से लेके चलना है। क्यों? क्योंकि अभी मान लो एक प्रश्न बन गया, इधर एक प्रश्न बन गया, एक न्यूमेरिकल ले लिया मैंने कि इधर +2 कूलाम है और इधर -2 कूलाम है, माइक्रो कूलाम लेके चलता हूँ मैं, ठीक है चुका। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी ज्ञात कीजिए, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि ये जो 30 डिग्री एंगल है वो कहाँ से है, तो आप देख रहे हैं ये पी वेक्टर की डायरेक्शन से है, और यहाँ जो पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो माइनस से किधर की ओर होगी, प्लस की ओर। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला में आप 30 डिग्री रख देंगे वो गलत हो जाएगा। आपको 30 नहीं रखना बल्कि कितना रखना है, 120 रखना है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन के हिसाब से आपको एंगल लेना है। या आप समझ सकते हैं कि सर हमने +q आवेश की तरफ से कोण माना है, तो यहाँ भी +q आवेश की तरफ से ही कोण होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। अच्छा, तो आप ये समझना है, ये छोटी छोटी बातें ही समझनी है, इन्हीं के हिसाब से आप प्रश्नों को जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने समझे ये थीटा जो है वो +q आवेश की तरफ से ले लिया है, और यहाँ पॉइंट है एनी पॉइंट। अब इसके हिसाब से आप ये पॉइंट को कहीं भी ले लीजिए और दूरी घटा बढ़ा सकते हो, तो मतलब नज़दीक भी आ सकता है, दूर भी आ सकता है। मतलब इन दो के हिसाब से आप इस पॉइंट पर जो वेरिएबल फार्मूला निकालेंगे वो सभी पॉइंटों के लिए लाई कर सकता है। ओके, अब समझते हैं इस पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वैद्युत क्षेत्र चाहिए। वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से उत्पन्न होता है, तो आवेश की वजह से। यहाँ कितने आवेश हैं, तो 2 आवेश है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र भी कितना उत्पन्न होगा, 2 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। इसे समझने से पहले एक 2 छोटी सी बातें और समझ लें। वो 2 छोटी सी बातें ये हैं, यदि मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक ये वैद्युत ध्रुव है, ये -q और ये +q, तो इसके जो पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इधर की ओर होगी। ओके,
तो मैं इसे खत्म कर देता हूँ, पी वेक्टर ही लेके चलता हूँ। इसके पी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। अच्छा, मैं यहाँ इसके दो घटक ले रहा हूँ, एक ये और एक ये, ठीक है। इसके दो मैंने क्या ले लिए, घटक। अब ये जो पी वेक्टर है वो इस घटक के साथ मान लो थीटा कोण बना रहा है। तो जिस घटक के साथ ये कोण बनाता है, ये जो भी है, पी वेक्टर है, ई वेक्टर है, जो भी आप कहना चाहो, एफ वेक्टर है, वो जिस घटक के साथ कोण बनाता है उस घटक को हम कहते हैं क्षैतिज घटक। ओके, और जो एक घटक बचता है उसे हम कहते हैं ऊर्ध्व घटक। अब यहाँ पर क्षैतिज घटक का वैल्यू क्या होता है, तो यदि ये P है तो यहाँ क्षैतिज घटक का वैल्यू होगा P cos थीटा, और ऊर्ध्व घटक का वैल्यू क्या होता है, अगर ये P है तो ये होगा P sin थीटा। अब मान लो ये P नहीं है बल्कि क्या है, F, तो फिर क्या होगा, F cos थीटा, F sin थीटा। मान लो ये F भी नहीं है, कुछ और ले ली मैंने, कोई भी एक A वेक्टर मान लिया, तोड़ ले लिया, तो फिर ये क्या होगा, A cos थीटा, और ये क्या होगा, A sin थीटा। क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक पहचानेंगे कैसे, जिसके साथ कोण बन रहा है वो क्या होता है, क्षैतिज घटक, और जिसके साथ कोण नहीं बन रहा वो होता है ऊर्ध्व घटक। और ऊर्ध्व घटक सदैव क्षैतिज घटक के साथ कितने डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पर। ये भी नहीं कि कहीं भी हो और आप मान लें कि भाई जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा वो क्या है, ऊर्ध्व घटक है, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, इसी से इसे हम निकालेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू, और इसके जो पी वेक्टर की डायरेक्शन है वो ये है। अभी मैं इसे दो घटकों में व्यक्त कर दूं, इस द्विध्रुव आघूर्ण को मैं दो घटकों में, इसके जो द्विध्रुव है इसे दो घटकों में व्यक्त कर दूं। एक, चलिए, तो एक तो मैं यही मान लूँ, ये वाला, इसी को मान लो, ऐसा समझ लो आप कि ये पॉइंट O है, ठीक है, और डिस्टेंस तो आप जानते हैं, और पी वेक्टर की डायरेक्शन मैं इधर व्यक्त कर दे रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको ही थोड़ा सा घुमा दूँ तो ये ऐसा हो सकता है, इस तरीके का, प्लस इधर आ जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा। तो जो अभी डायरेक्शन होगी पी वेक्टर की वो दिस होगी, इधर की ओर होगी। लेकिन क्या वास्तविक ये द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा है, नहीं है, और ये इसके साथ क्या बना रहा है, एंगल। तो मैं कह सकता हूँ ये इसका एक घटक का काम करेगा। किसका काम करेगा, एक घटक का काम करेगा। तो घटक का, अगर इसका द्विध्रुव आघूर्ण P है तो इसका क्या होगा, P cos थीटा, इस वाले का। तो इस वाले का क्या हो जाएगा, P cos थीटा, P cos थीटा, चूँकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण P है और इसके साथ ये एंगल बना रहा है, तो ये होगा इसका क्षैतिज घटक P cos थीटा। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो मैंने बताया इसको ऐसे ही कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो डायरेक्शन जो होगी वो इधर की ओर होगी। ओके, अब मैं इसके ऊर्ध्व घटक की भी बात कर दूं एक बार। तो ऊर्ध्व घटक सदैव क्षैतिज घटक के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो मान लो ऊर्ध्व घटक ये हो गया एक तरीके से। अब द्विध्रुव आघूर्ण को आपने ऐसे पकड़ के घुमा दिया, माइनस इधर पहुँच गया, प्लस इधर, ये ऊर्ध्व घटक है। तो फिर ये क्या होगा, तो ये होगा P sin थीटा। अब ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो इस हिसाब से डायरेक्शन जो होगी वो इसकी क्या होगी, माइनस से किधर की ओर होगी, प्लस की ओर होगी। तो आप समझें, द्विध्रुव आघूर्ण एक ही है, P वेक्टर, इसको ही मैंने दो घटकों में व्यक्त कर दिया। एक तो इसकी डायरेक्शन में जो कोण थीटा है, तो ये क्या होगा, P cos थीटा, चूँकि P तो इसका है तो ये P तो नहीं होगा, तो फिर इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये क्या होगा, P cos थीटा। इसे क्षैतिज घटक बोलेंगे। इसके इस क्षैतिज घटक के जो परपेंडिकुलर एक और घटक होगा वो क्या होगा, ऊर्ध्व घटक होगा, वो क्या होगा, P sin थीटा। अब माइनस इधर है, प्लस इधर, तो इसकी डायरेक्शन इधर, और इसका माइनस इधर और प्लस इधर, तो इसकी डायरेक्शन इधर। अब सोचें और समझें, ये जो पॉइंट है P, वो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, इस वाले की, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस वैद्युत द्विध्रुव की बात करें, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, तो P cos थीटा है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो इसके अक्ष पर है या निरक्ष पर, तो आंसर होगा अक्ष पर, क्योंकि दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन पर है, तो अक्ष पर है। ओके, और मैंने आपको बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्ष पर किसी भी पॉइंट पर आप वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं उसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होती है। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, मान लो E1 उत्पन्न होगा, उसकी डायरेक्शन इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन में ही होगी। ये बात समझ में आई। अब ये बताइए, ये पॉइंट जो P है वो इस वाले वैद्युत द्विध्रुव के किस पर है, तो आप कहोगे सर निरक्ष पर, चूँकि अक्ष तो ये होगा, तो ये क्या होगा, निरक्ष पर है, पक्का निरक्ष पर है। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट P निरक्ष का काम करेगा। एक और बात, इस वाले जो वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की डायरेक्शन है वो माइनस से किधर की ओर है, प्लस की ओर,
और मैंने आपको बताया था कि निरक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अपोजिट होती है। अगर इसकी डायरेक्शन इधर होगी तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इसके जस्ट क्या होगी, अपोजिट में होगी। ठीक है, आप पिछली क्लास की वीडियो देखें तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। बताया था मैंने, अभी अगर छोटा सा एक चित्र बना के देखना चाहें तो मैंने बताया था कि देखो इधर और इस तरीके से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था इधर, और ये माइनस था और ये प्लस था, तो यहाँ पर जो पी की डायरेक्शन होगी वो माइनस से किधर की ओर होगी, प्लस। और वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र की, तो देखो एक दूसरे के अपोजिट है, ये इधर और ये इधर। तो इसी प्रकार अगर ये निरक्ष पर है तो इसके जो पी वेक्टर की डायरेक्शन है इधर है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो इसके जस्ट क्या होगी, अपोजिट में होगी। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब एक बात बताइए कि इस पॉइंट पर कितने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए, 2, लेकिन हमें इसका चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट चाहिए तो नेट कहीं यहाँ होगा, ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर प्लस के 2E1 E2 और cos थीटा। लेकिन आप देखेंगे दोनों परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फिर E बराबर क्या हो जाएगा, केवल E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर। अब आप खुद सोचें, केवल मुझे क्या चाहिए, E1 और क्या चाहिए, E2। अगर ये दोनों वैल्यू निकाल ली तो E अपने आप मिल जाएगा। एक बार अगर ये चीज़ें यहाँ समझ में नहीं आई हों तो फिर वीडियो को रिपीट करके देख लें, और मैं एक बार से रिपीट कर दूंगा छोटी सी बातों को, अच्छे से ना समझ पाए हों आप। अब चाहिए E1, तो E1 का क्या मतलब है कि इस वाले वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत द्विध्रुव ये P जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, अक्ष पर। तो अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र तो हम निकालेंगे E1। तो E1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4πε0 के यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसे माध्यम में रखा है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक क्या है, के। अब इसके अक्ष में है तो अक्ष का फॉर्मूला होता है 2p/r³, 2p/r³। लेकिन आप बताइए क्या इसका द्विध्रुव आघूर्ण p है, तो नहीं, इसका द्विध्रुव आघूर्ण है p cos थीटा। क्या है, p cos थीटा। तो यहाँ p cos थीटा यूज करेंगे क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण p नहीं है इसका p cos थीटा है। ओके, अक्ष पर है इसलिए 2p/r³ लगाया है। अब मैं बात करूंगा E2 वाले की, तो E2 जो है वो इस वाले वैद्युत द्विध्रुव के किस पॉइंट पर है, निरक्ष पर। तो यहाँ निरक्ष वाले का फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा, 1/4πε0 की p/r³ होता है। लेकिन आप ये बताइए इस वाले वैद्युत द्विध्रुव का क्या द्विध्रुव आघूर्ण p है, नहीं, p sin थीटा। तो आप p sin थीटा का प्रयोग करें। तो आपको E1 की ज़रूरत थी, वो इस वाले वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर था, तो अक्ष का फॉर्मूला लगाया। यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p नहीं है बल्कि p cos थीटा है। यहाँ E2 का मान निकालने के लिए हमने देखा कि इस वाले वैद्युत द्विध्रुव के कारण E2 निकल रहा, वो इसके निरक्ष पर है, निरक्ष का फॉर्मूला लगाया। निरक्ष के फॉर्मूला हमने देखा इसका द्विध्रुव आघूर्ण p नहीं है बल्कि p sin थीटा है, तो इस हिसाब से हमने देखा। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 1/4πε0 के 2p cos θ/r³ का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के और p sin θ/r³ का होल स्क्वायर, r³ का क्या, होल स्क्वायर। ओके, अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथ में आप बहुत अच्छे से होशियार होंगे। तो आप देखेंगे 1/4πε0 के और p/r³ और p/r³ पूरा स्क्वायर सहित कॉमन लेंगे तो वर्गमूल से वो क्या निकल आएगा, बाहर, और क्या हो जाएगा 1/4πε0 के और ये हो जाएगा p/r³। अच्छा, अंडर रूट में क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, E = 1/4πε0 के और p/r³, ठीक है, 4 cos स्क्वायर थीटा। इसे किसी एक ही वेरिएबल में चेंज कर लो, चाहे तो साइन ही साइन में कर लो, चाहे कॉस ही कॉस में, जिससे आप सरलता पड़ेगी। नहीं, थीटा कॉस में भी लगाना पड़ेगा और साइन में भी लगाना पड़ेगा। तो मैं इसे कॉस में चेंज कर देता हूँ, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दूंगा। तो फिर यही फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 के p/r³ और अंडर रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा में तो ये गया तो 3 cos स्क्वायर थीटा और +1। तो यही एक क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा।
इस फॉर्मूले की सहायता से आप वैद्युत द्विध्रुव के एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जान सकते हैं, कितनी भी दूरी पर, क्योंकि ये दूरी पर भी निर्भर कर रहा है और वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत आघूर्ण पर भी निर्भर कर रहा है, चूँकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और थीटा भी है यहाँ, मतलब एंगल को आप बदल के यहाँ जहाँ स्पेस में आप कहीं भी एनी पॉइंट पर निकालना चाहें, अब इस पॉइंट से निकाल सकते हैं। यदि आप कहना चाह रहे हैं कि सर वायु निर्वात है तो के का मान 1 हो जाएगा, वो एक सिंपल सी बात है, उसे आप लिखवाओ चाहे मत लिखवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ये समझे कि डेरिवेशन एक क्वेश्चन की तरह होता है, पढ़िए, एक वैद्युत द्विध्रुव होना चाहिए, हाँ है, डायरेक्शन इसके जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की होगी वो माइनस से किधर की होगी, प्लस की होगी। मैं यहाँ पर इसी के दो रूपों को लेता हूँ, एक मैंने रूप ये ले लिया, और मान लो ये थीटा एंगल पर है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा पी कॉस थीटा, इसी का एक घटक हो जाएगा क्षैतिज घटक। अच्छा, इसके एक परपेंडिकुलर में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मान लेता हूँ, तो अगर इसका पी कॉस थीटा होगा तो इसका क्या होगा, पी साइन थीटा। मैं जैसा कि मैंने बताया था कि इसको आप ऐसा घुमाएंगे तो माइनस इधर प्लस इधर, तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, और इसे ऐसा घुमा देंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर। तो यहाँ पी पॉइंट पर एक तो वैद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा और एक वैद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा, ये वाला द्विध्रुव। अच्छा, ये इसी के ही दो रूप हैं, ये इसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इसके अक्ष पर ही है, और ये इसके निरक्ष पर, उसी के हिसाब से मैंने पूरा काम करवाया। और इसकी डायरेक्शन कैसे कहाँ होगी वो एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताई है, कि अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, निरक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। तो पूरा डेरिवेशन निकल के आ गया कि क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पूरा सॉल्व कर दोगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के क्या 1, पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि। तो हम फॉर्मूला तो डेरिवेटेड कर चुके, अब हम इसकी दिशा के बारे में और जान लेते हैं कि इसकी दिशा किस तरीके से आप निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो आप निकाल चुके कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, मैंने बढ़िया तरीके से आपको बताया। ओके, अब इसकी डायरेक्शन के बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देखें, इस फिगर को थोड़ा सा मैं इधर भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर ही देखें कि इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मैं E1 से मान लेता हूँ कि अल्फा एंगल पर है। कितनी एंगल पर है, अल्फा एंगल से इधर की ओर है। ओके, अब इस फिगर को थोड़ा सा यहाँ समझें तो अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, ये E1 है और ये E2 है, और ये क्या है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है, और यहाँ पर इसके साथ जो एंगल अल्फा माना है वो ये है। ओके, अब इसे आप थोड़ा सा समझें अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो ये लाइन इसके समांतर है, ये E2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप tan अल्फा यूज कर दें, क्योंकि मुझे अल्फा का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं tan अल्फा यूज कर देता हूँ। tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। बनने वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो लंब क्या है यहाँ पर E2 और आधार क्या है यहाँ पर E1। तो इसका मतलब आप tan अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए E2 अपॉन क्या कर सकते हैं, E1 कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लीजिएगा तो E2 का वैल्यू कितना है आपके पास, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P साइन थीटा अपॉन R3 रख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P साइन थीटा अपॉन R3, और आपके पास E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या है 2P cos थीटा अपॉन R3, ठीक है। अब देखें तो ये वाली वैल्यू से ये कैंसिल, और ये वाली से ये, और यहाँ P से P कैंसिल हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, अपॉन में कितना रह जाएगा 2। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मुझे ये अल्फा एंगल चाहिए तो आप प्रयोग कर सकते हैं tan अल्फा बराबर tan थीटा अपॉन 2। थीटा कहाँ से मिलेगा, तो थीटा से हमें पहले से पता होगा, जैसे 30 दिया हो तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, अपॉन 2 है तो 1/2√3 tan अल्फा की वैल्यू, और यहाँ से भी आपसे जो भी पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आए वो आप यूज़ करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो लेकिन आपको इस फॉर्मूले से केवल क्या मिल पाया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की E1 से डायरेक्शन वो कितने एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज है, इधर की ओर एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो ये डायरेक्शन हमें निकल पाएगी। अगर मैं ये पूछूं
कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से वो कितने एंगल पे है, तो आप फिगर की ओर देखें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन से, तो आप देखेंगे कि सर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन से ये कितना कोण है, थीटा, और इस थीटा एंगल से भी ये कितने एंगल पे है, अल्फा। तो अगर ये पूछे कि पी वेक्टर से ई वेक्टर की डायरेक्शन या ई वेक्टर की क्या दिशा, तो फिर आंसर होगा सर ई वेक्टर की जो दिशा होगी वो थीटा प्लस क्या होगी, एल्फा होगी। अगर थीटा का वैल्यू मान लो कि 30 है, 60 है और ये 30 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पी वेक्टर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और अगर ई वेक्टर से डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो tan अल्फा बराबर tan थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे अल्फा निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला निकल के आया। इसी प्रकार हम डेरिवेशन को बढ़िया तरीके से समझेंगे। आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो रिपीट करके देख सकते हैं, बाकी के कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप बता सकते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम निकल के आ रही है। ओके, थैंक यू। मुलाकात होती है आपसे अगली क्लास में।